स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एड्यूटेरिया के तरफ से जो हाल ही में उतारा गया है 66वीं बीपीएससी के लिए मॉडल सेट। तो उसका आज हम प्रैक्टिस मॉडल सेट 6 का आज पूरा क्वेश्चन और आंसर करवाने जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे PDF पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपने अभी तक एड्यूटेरिया का 1 से लेकर 5वां सेट तक आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, टेस्ट सीरीज नहीं देखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग सारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और सारा वीडियो का लिंक आप लोग वहां से देख सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो ये किताब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप लोग उसे भी खरीद सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं एड्यूटेरिया 66 बीपीएससी प्रैक्टिस मॉडल सेट नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। उदयन या उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 BC में बिंबिसार ने की थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए, दूसरा बोल रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल ने। उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट आइए दोस्तों, इस सेट में ज्यादातर वन लाइनर ही क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आइए तीसरा में बोल रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो तीसरा का सही हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन डनबर। नेक्स्ट आइए पांचवा में बोल रहा है कि निम्न में से किनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा है। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन ई। तो उपरोक्त सभी नेता बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये जितने भी हैं सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसमें कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बहड़िया टाल में और यदुनंदन शर्मा ने गया के रेवड़ में, यमुना कारी ने सारण में और राहुल संकृत्यान ने छपरा में, ठीक है, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आइए छठा नंबर, 11 अगस्त 1942 को पटना विश्वविद्यालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर ए, WG आर्चर, ठीक है। ये तत्कालीन पटना के जिलाधिकारी थे, WG आर्चर। नेक्स्ट आइए सातवां बोल रहा है कि साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1928। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर बोल रहा है कि बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो जो दिया गया ऑप्शन है उसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तबकात ए नासिरी। तो बिहार शब्द सर्वप्रथम मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित 13वीं शताब्दी में तबकात ए नासिरी में प्रयुक्त हुआ है। तो अगर पूछ देगा तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। 9 नंबर में आइए, बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो 9 का ये सभी को पता होगा, महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और सेंट्रल का अगर बोलेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में बोल रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। नेक्स्ट आइए 11
11 में बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करे। तो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले हिंदू, तो हिंदू में देखिए 82.7% है, मुस्लिम हो जाएगा तो 16.9%, और तीसरा ईसाई हो जाएगा 0.12%, और चौथा बौद्ध हो जाएगा 0.02%। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 12 नंबर में आइए। 12 में बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71.2%, और बिहार की कुल साक्षरता दर पूछेगा तो उसका हो जाएगा 61.8%, और अगर महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 51.5%। ठीक है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है कि उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक बाढ़ के कारण। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 में बोल रहा है कि बिहार में पितृपक्ष मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फल्गु। तो फल्गु में यह मेला फल्गु नदी के तट पर सितंबर से अक्टूबर के मंथ में किया जाता है, जो कि बोध गया के पास है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 में बोल रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना किसके प्रजनन के लिए एशिया में प्रथम है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सही, गैंडा। 16 नंबर में आइए। 16 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो ऑप्शन में पूछा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 में बोल रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। तो 17 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। 18 नंबर में पूछ रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट आइए 19 नंबर। 19 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस तरह से ऑप्शन ए बी दोनों होता, तो इनमें से एक से अधिक ज्यादा सुटेबल है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर आइए। 20 में बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी शामिल हैं। ठीक है, जो भी दिया गया वो सभी शामिल हैं, तो यहां पर नहीं पूछ रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अब 21 नंबर में आइए। 21 में बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होनी चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करे। 22 नंबर में आइए। 22 में बोल रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 में बोल रहा है निम्न में से किस संसदीय समिति के अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है, और वह निरपवाद यानी बिना किसी विवाद के वो सत्ताधारी दल का ही होता है।
24 आइए। 24 में बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 डी। 25 में आइए। 25 में बोल रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 में बोल रहा है निम्न में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी जो है ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। 27 में बोल रहा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 में बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। और ये किया गया है भारतीय संविधान में, देखिए तो इसका है प्रथम भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को 1951 में शामिल किया गया था। 29 नंबर आइए। 29 में बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। 30 नंबर में आइए। 30 में बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। और उसके बाद ही फिर विभिन्न देशों ने इसे अपनाया है। 31 नंबर में आइए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 में बोल रहा है कि आम बजट 2019-20 में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहीं पे सुधार कर दे रहा हूँ, किताब में कुछ गलत दिया हुआ, किताब में ऑप्शन ई दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए अगर तीनों सही है तो यहाँ पे तो ऑप्शन 1 2 3 ये भी सही है और एक से अधिक ये भी सही है। तो इस तरह से एडुटेरिया ने इसमें इस बार जो सेट उतारा है 66वीं बीपीएससी के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया है और कुछ का बहुत ही मिसप्रिंट कर दिया गया है। तो आइए 33 नंबर में। 33 में जो है 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 33 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 17%। तो फिलहाल है 15.04% और इससे बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। 34 में बोल रहा है कि कृषि रोड मैप 3 के तहत बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। तो कृषि रोड मैप 3 के तहत बिहार के 9 जिलों जिसमें शामिल है पटना, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, नालंदा, वैशाली, लखीसराय और खगड़िया में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है कि यूनिसेफ ने निम्न में से किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं और गायक भी हैं।
36 नंबर आइए, 36 बोल रहा है कि हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके थे। 37 नंबर में आइए, 37 में बोल रहा है कि रामायण सर्किट के तहत बिहार के 3 जिलों को विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। तो रामायण सर्किट के तहत देखिए कौन कौन सा शामिल किया गया है, तो सीतामढ़ी, दरभंगा एवं बक्सर को विकसित किया जाएगा। तो इन तीनों को विकसित किया जाएगा, भागलपुर को विकसित नहीं किया जाएगा, और इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर में आइए, 38 में बोल रहा है 38 में बोल रहा है कि भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लाइकेन की प्रजाति के साथ भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई। 39 आइए, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु उसे भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल ईंधन सौंपे हैं और इसकी क्षमता 3300 हॉर्स पावर है तथा रफ्तार इसकी 120 किलोमीटर प्रति आवर होगी। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 में बोला जा रहा है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में छात्रों एवं शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया है? तो 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोदर्पण। नेक्स्ट आइए 41 नंबर, 41 में बोल रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में किस राज्य के नौदौन थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 42 नंबर में आइए, 42 बोल रहा है कि 21 जुलाई 2020 को भारतीय राजनीतिज्ञ लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ई, लालजी टंडन मध्य प्रदेश तथा बिहार दोनों राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश और बिहार दो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 43 में, 43 में बोला जा रहा है कि नवंबर 2020 में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना। नेक्स्ट आइए, और नेक्स्ट हमारा है, और ये जो पन्ना शामिल किया गया है ये भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल होने वाला ये पन्ना ही है। इससे पहले टोटल 11 जैव मंडल क्षेत्र संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट है ये 44 में, 44 में बोल रहा है कि नई उड़ान योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों की सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका से। तो केंद्र की नई उड़ान योजना ये केंद्र के द्वारा ये शुरू की गई है, नई उड़ान योजना, ठीक है, और इसमें कुछ वित्तीय मदद भी की जाती है। 45 में आइए, 45 में बोला जा रहा है कि अगस्त 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसके संरक्षण हेतु सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब शुरुआत की गई थी? तो 1992 में। 46 नंबर आइए, 46 में बोल रहा है कि भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली से दानापुर। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा। तो देवलाली कहाँ है? तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से दानापुर, दानापुर कहाँ है? तो बिहार में है, कि मध्य यह चलाई गई थी। यह किसानों के जल्द खराब होने वाले फसलों को समय पर पहुंचाएगी। 47 नंबर में आइए, 47 का है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में
पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों को मिला है? तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए 48 में बोल रहा है कि द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 48 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, $1 बिलियन। 49 नंबर में आइए, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन के लेखक कौन है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय। 50 नंबर में आइए, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में, 58 में आइए, 58 में बोल रहा है कि वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ई, वर्तमान में सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं और डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की, RN रवि नागालैंड की, प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा की और गंगा प्रसाद सिक्किम का। तो सत्यपाल मलिक यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर, 52 में बोल रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। नेक्स्ट आइए 53 में बोल रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र है। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,877 वर्ग किलोमीटर और यह उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। 54 नंबर में आइए, 54 बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घड़ियाल के लिए। और ये कहाँ पे, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे 54 का जो हो जाएगा राजस्थान में स्थित चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, तो राजस्थान यह क्षेत्र हो जाएगा और यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। 55 में आइए, 55 में बोल रहा है कि फरवरी 2020 में किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव राष्ट्रमंडल में जुड़ने वाला 54वां सदस्य राष्ट्र बना। वर्ष 2016 में हुआ, इससे अलग हो गया था। राष्ट्रमंडल देश 54 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जिसमें सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। 56 नंबर में आइए, 56 में बोल रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वां। और इस सूचकांक में जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए 57 में बोल रहा है कि बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट आइए 58 में बोल रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपौल। नेक्स्ट आइए 59 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का जो थीम है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जा रहा है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन तान्या शेरगिल। तो 72वें भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। इसके अवसर पर परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल ने पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग
याद कर लीजिएगा। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। नेक्स्ट आइए 62 में यहाँ पे हमारा मिलान करना है। तो 60 का हम लोग 61 में हम लोग का मिलान करना है। तो 61 का जो देख लीजिए एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस हो जाएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है अंग, ये प्रदूषक है और इधर राइट साइड में आपका प्रभावित अंग है। अब सीसा देखिए, तो सीसा जो है बी जो हो जाएगा वो उधर हो जाएगा, उधर मतलब पेट, ठीक है। सी पारा आइए, तो सी का पारा हो जाएगा रक्त धाराएं। अगर ब्लड में पारा चल जाएगा तो आदमी का तुरंत भर में मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन डी देखिए, सीरीज डी देखिए कार्बन मोनोक्साइड, तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क। तो इस हिसाब से 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोल रहा है कि डायलिसिस से संबंधित है, ठीक है। तो डायलिसिस से देखिए 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क, इसी को बोलते हैं किडनी, इसी को बोलते हैं गुर्दा। 63 आइए, 63 बोल रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। 64 में आइए, 64 में कहा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ई। तो क्यों? रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। तो एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। 65 नंबर आइए, जूल किसका इकाई है? तो 65 का भी ऑप्शन ई हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जो होता है वो जूल होता है, इस वजह से इसका एक से अधिक हो जाएगा। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। तो मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी और आवेग इक्वल टू आई इक्वल टू एफ इंटू टी। 66 नंबर आइए, इनमें से कौन सदिश राशि है? तो 66 का भी ई हो जाएगा। ई क्यों हो जाएगा? तो देखिए बल का आवेग, ठीक है, एवं बल आघूर्ण की माप, ये दोनों जो है हमारा सदिश राशि, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें उपयुक्त में से जो सभी हैं वो सुमेलित हमारा है, तो इसलिए सभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी सुमेलित हैं। 68 आइए, 68 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना के काफी करीब माना जाता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। आदर्श गैस एक ऐसी काल्पनिक गैस है जिसके गुण किसी भी वास्तविक गैस के अत्यंत निम्न दाब पर गुणों के समान होते हैं। 69 आइए, 69 बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन घटता है, ठीक है। 70 आइए, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए लाल एवं बैगनी। देखिए तो 66वीं बीपीएससी का है, जब आप ये सेट मारिएगा तो आपको पूरी तरीके से लगेगा कि हम जो बिहार दरोगा का और ईएसआई का जो एडिटोरिया की तरफ से उतारा गया है, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा इस सेट में। 71 नंबर में आइए, 71 में बोल रहा है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी CO यानी कि कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन 50% और कार्बन मोनोक्साइड 45% एवं कुछ अन्य अशुद्धियां भी इसमें शामिल होती हैं। 73 नंबर में आइए, 73 बोल रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 प्लस CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 74 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है।
74 का हो जाएगा ऑप्शन ई, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल एवं पैराबैंगनी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक ना, यहाँ पे कम है जबकि बढ़ जाता है। 76 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त संबंधित एक कैंसर का रोग है। 77 आइए, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है। यह प्रतिपिंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज, के निर्माण को एवं प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करता है। 78 में आइए, 78 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम। जर्कोनियम के अलावा जितने भी इसमें दिए गए ऑप्शन में सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। 79 में आइए, 79 बोल रहा है कि मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था। तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। 80 नंबर का जो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 80 का सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। 81 नंबर आइए, ये दृष्टि में भी क्वेश्चन दिया गया है। 81 में है, भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगीज, डच, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 में आइए, अली नगर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो 82 का भी है बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव में। तो अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। 83 में आइए, 83 में जो पूछा जा रहा है वो किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, इसे याद आप लोग रखिएगा। 84 में आइए, 84 में बोला निम्न में से कौन सुमलित नहीं है। तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए क्यों, श्रीपाद अमरी डांगे ने गांधी और लेनिन नामक का पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। तो ये यहाँ पे सुमलित है। दूसरा देखिए, मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला, तो ये भी सही है। और बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल की स्थापना की। पंजाब में गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इंकलाब का प्रकाशन किया, तो एक तरह से ये भी सही है। और मद्रास में एम सिंगारवेलु ने लेबर किसान गजट की स्थापना की, तो ये भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। 85 नंबर में आइए, 85 में बोल रहा है कि एम एन राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1920। तो एम एन राय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद कई वामपंथी समूह और कम्युनिस्ट दल और संगठन 1920 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे। दिसंबर 1925 में इनमें से अधिकांश समूह कानपुर में मिले और इन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर संगठन कायम किया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया। 86 में आइए, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये तो सभी को पता होगा, 86 का बी, जयप्रकाश नारायण। 87 में आइए, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो 87 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फरवरी 1928 को बम्बई भारत में पहुंचा था। 88 में आइए, 88 में बोल रहा है
कि निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। 89 में आइए, 89 में बोल रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सभी को पता होगा, 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सूरत जिले में ये बारदौली है। 90 नंबर आइए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एनजी रंगा को चुना गया था। नेक्स्ट आइए 91 नंबर। 91 नंबर बोल रहा है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, गांधी जी का नेतृत्व में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और गांधी जी ने यहीं पे सर्वप्रथम भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया, और जबकि चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 92 आइए, ये वाला जो है दृष्टि के बुक में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। 92 आइए, तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में। 93 आइए, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34वें इन्फेंट्री, 34वें नेटिव इन्फेंट्री। 94 नंबर आइए, 94 में बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। तो 94 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड। 1792 ईस्वी में मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। 95 में आइए, 95 में बोल रहा है कि ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 में बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी। तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों? क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही था, इसलिए एक से अधिक इसमें से हो जाएगा। अब 97 में आइए, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। नेक्स्ट आइए 98 में बोल रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एनजी रंगा। 99 नंबर में आइए, 99 में बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था। नेक्स्ट आइए 100 में। 100 बोल रहा है कि किस सुल्तान के दरबार में लगभग 1,80,000 दास रहते थे। तो ये 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। और इसने दासों के लिए अलग से एक दीवान बंदरगाह नामक विभाग को स्थापित किया था। 101 नंबर में आइए, 101 में बोल रहा है कि भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन
किसके काल में हुआ? तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में। और जब्ती व्यवस्था भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर लगान निर्धारण से संबंधित था। 102 नंबर में आइए। 102 में बोल रहा है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो 102 का ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन सी इसका जैसी सही हो जाएगा। और इसने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि भी हुई थी। 103 नंबर आइए। 103 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो 103 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ जो है हमारा राजस्थान में नहीं है, ये पंजाब में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 104 नंबर में आइए। 104 में बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो 104 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 2 दोनों गलत हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में प्रकृति की जगह कर्म कांड का महत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट आइए 105 नंबर। 105 में बोल रहा है कि बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया? तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी बौद्ध धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया था। एक आइए अब नेक्स्ट आइए 106 में। इतिहास में सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट आइए 107 नंबर। 107 बोल रहा है कि मौर्य काल में नियुक्त अधिकारी रज्जुक का कार्य क्या था? तो 107 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, अशोक के चौथे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। रज्जुक वर्तमान जिलाधिकारी के समान था। इसे न्याय एवं राजस्व का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ सही होता है, इसलिए एक से अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। 108 में बोल रहा है कि मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो 108 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में मेहरौली के पास एक लौह स्तंभ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित माना जाता है। 109 नंबर आइए। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो 109 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार ने। नेक्स्ट आइए 110 नंबर। 110 में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो 110 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था, गड्ढी, मध्य नगर और निचला नगर। दूसरा, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेप की मदद से बनाया गया है। 111 ये 111 में बोल रहा है कि सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी पवन है। तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोको। तो 111 का जो हो जाएगा सिरोको। सिरोको सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी पवन है। 112 में आइए। 112 में बोल रहा है कि किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 112 का सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, देशांतर रेखा। और शून्य अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 113 में। निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्फ। सर्फ है और एक सर्क है, तो यहाँ पे हम सर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। सर्क, टार्न, अरेट, हॉट, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केमेस्कर इत्यादि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, जबकि सर्फ जो है वो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट आइए 114 नंबर। 114 में बोल रहा है कि विश्व में सूरजमुखी बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 114 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन। 115 में आइए।
निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करें। पवन दिया गया है और संबंधित क्षेत्र दिया गया। तो देखिए, फौन का हो जाएगा हमारा अल्पास पर्वत, सिमुम का जो हो जाएगा यहाँ पे सिमुम नहीं होगा, यहाँ पे सिमुक होगा, ठीक है। तो सिमुक का जो हो जाएगा वो अरब रेगिस्तान, और चिनुक का जो हो जाएगा यूएसए, और जोंडा का हो जाएगा एंडीज पर्वत। इस तरह से 115 का बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 116 नंबर में। 116 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो उस उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो 116 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्ट। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि अन्य तीनों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 में बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा। तो 117 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 में बोल रहा है कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। दंडकारण्य भारत के मध्य पूर्व भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य स्थित हैं। 119 नंबर आइए। 119 में बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। 120 में आइए। 120 में बोल रहा है कि इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है। तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। 121 में आइए। 121 में बोल रहा है कि मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है और मुरिया जनजाति अपने नृत्य, गीत, कोमल संरचना एवं सुंदर कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। 122 में आइए। 122 बोल रहा है कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो 122 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहते हैं। 123 आइए। जिस अक्षांश पर सिक्किम स्थित है उस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं स्थित है। तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। और पंजाब के अतिरिक्त जो अन्य तीनों राज्य हैं वो एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। 124 नंबर आइए। 124 में बोल रहा है कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार व लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो 124 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट आइए 125 नंबर। 125 में बोल रहा है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है। तो 125 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नील नदी अफ्रीका के मध्य से बहती है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में स्थित है, अतः दक्षिण अफ्रीका नील नदी के अफवाह बेसिन में नहीं है। 126 आइए। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपस्फीति। आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट का संबंध आमतौर पर अपस्फीति से होता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को दर्शाता है। मूल्य सामान्यतः तब नीचे आते हैं जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से नीचे चले जाती है। नेक्स्ट आइए 127 नंबर। 127 में बोला जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। WPI की गणना का वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि CPI पूछेगा तो उसका 2012 हो जाएगा। 128 आइए। 128 बोल रहा है कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो 128 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के उत्पन्न हो
तब यह स्टैगफ्लेशन दशा कहलाती है। चूंकि यहाँ आर्थिक समृद्धि थम जाती है, अतः रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते। सामान्यतः उच्च बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी होनी चाहिए, जो कि स्टैगफ्लेशन के दौरान नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट आइए 129 नंबर। 129 में बोला जा रहा है, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो 129 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त रूप से, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र इसमें संयुक्त रूप से इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आइए 130 नंबर। 130 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 130 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉफर कर्व। नेक्स्ट आइए 131 में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। 132 नंबर आइए। 132 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट आइए 133 में। 133 में पूछ रहा है कि भारत जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में माना जाता है, इसका कारण है? तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 64 वर्ष की आयु में इसकी अधिक जनसंख्या का होना। 134 नंबर में आइए। 134 बोल रहा है कि भारत में आयकर है। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष और अनुपातिक। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिसमें कर का वार्षिक भार उसी निकाय पर पड़ता है जिससे इसकी वसूली की जाती है। अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, कर का भार भी उसी अनुपात में बढ़ते जाता है। 135 नंबर में आइए। 135 बोल रहा है कि आमतौर पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो 135 का ये सभी याद रखिए, बहुत बार एसएससी वगैरह के भी एग्जाम में पूछा गया, वहीं से ये क्वेश्चन कॉपी किया गया है। तो 135 का सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता यानी कि इंग्लिश में इसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। 136 में आइए। 136 में बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो हमारा गोपालगंज। तो मुंगेर का कितना है लिंगानुपात? तो 876 है। 137 में आइए। 137 बोल रहा है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 137 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। 138 आइए। पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन ई, पारामारिबो दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी है। ठीक है, तो 138 का आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इसमें से कोई इसमें नहीं शामिल है। तो देखिए एक एक करके हम बता देते हैं। पारामारिबो दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी है, कोलंबिया की बागोटा है, फ्रेंच गुयाना का केनी है, उरुग्वे का है मोंटेविडियो और इक्वाडोर का है क्योटो। 139 में आइए। 139 बोल रहा है कि कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो 139 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराना नदी। ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। 140 आइए। 140 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एशियन का सदस्य देश नहीं है? तो 140 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। एशियन दक्षिण पूर्वी एशिया का सहयोग संगठन है। इसके 10 सदस्य देश हैं जिसमें भारत शामिल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट जो है 41 नंबर। 41 से यहाँ पे मैथ्स है, तो इसका हम डायरेक्ट इसका आंसर हम बताते जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई आंसर नहीं बनता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सा मैथ्स आप लोगों को नहीं बना है। देखिए 141 का इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 10%। नेक्स्ट आइए 142 में। 142 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
2340। 143 में आइए, 143 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 193। 144 में आइए, 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 115। 145 में आइए, 145 का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 150। 146 में आइए, 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजिन। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 में हमारा पाई चार्ट दिया गया है, तो 147 का जो सही हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए पाई चार्ट, और 147 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 25.2 डिग्री। अब नेक्स्ट आइए 148 नंबर, 148 का जो सही हो जाएगा 148 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर। 149 में आइए, 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। नेक्स्ट 150 और इस क्वेश्चन का आखिरी, इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन डी 40%। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये पूरा आपका ये एड्यूटेरिया की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट 6 है, ये 1 से लेकर 150 तक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक का सारा का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।